हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप कुशल मंगल से होंगे, परिवार के साथ बिल्कुल स्वस्थ होंगे। पाठ नंबर 1, माता का आंचल, कृतिका के अंदर इसमें आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से लेखक भोलानाथ अर्थात शिव पूजन सहाय जी अपने मित्रों के साथ बनावटी खेल करते हैं। उस समय जब वह मिठाई की दुकान लगाता है या फिर मिट्टी का घरौंदा बनाता है तो अपने साथियों के साथ किस प्रकार से घुल मिल कर उसमें व्यस्त हो जाता है, बिल्कुल लीन हो जाता है। आज आप पढ़ेंगे उससे आगे के खेल। लेखक कहता है कि जब हम बनावटी खेल खेलते थे जिसमें मिठाई आदि की दुकान होती थी, लेकिन जब मिठाई की दुकान समाप्त कर देते थे तो कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालना शुरू कर देते थे कि अब हमारा एक नया खेल शुरू हो जाता था कि हम लोग बारात लेकर चलते थे। जुलूस निकालना, एक नाटक करना। कनस्तर, घर के अंदर जो टूटा फूटा लोहे का पिप्पा होता है कनस्तर, उसका हमारा तंबूरा बजता था। अमोला एक लकड़ी होती है जो अंदर से खोखली होती है, उसको घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, घर के अंदर जो टूटी चूहेदानी थी उसकी हम पालकी बना लेते थे और हम ही लोगों में से कुछ बच्चे समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी कि बारात चलती थी। वह घर के एक कोने से लगकर और दूसरे कोने तक पहुंच जाती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे हुए, गोबर से लिपे हुए, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कुलछे का कलसा रखा जाता था कि मिट्टी के घर होते थे और मिट्टी के घरों में आम और केले आदि की टहनियों से वह छोटा सा आंगन हम सजा देते थे और वहाँ पर एक मटका रखते थे, घड़ा, कोहलिया, और वहाँ तक हमारी बारात पहुँचती थी। वहीं पहुँचकर फिर बारात वापस लौट आती थी। लौटने के समय खटोले पर, एक छोटी जो खाट होती है खटोला, उस पर एक लाल कपड़ा डालकर और उसके अंदर हम दुल्हनिया को बिठा लेते थे, अर्थात पर्दा करके, और उसमें दुल्हनिया को बिठा लेते थे। और लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघाड़ कर, ओहार करते थे कपड़ा, जो ढका हुआ कपड़ा था उसे उघाड़ कर दुल्हनिया का मुख निहारने लगते तो हम लोग हंसकर भाग खड़े होते थे, अर्थात शर्मा कर, लज्जा कर वहाँ से भाग निकलते थे। इसके बाद बच्चों का दोबारा से समूह इकट्ठा होता था। थोड़ी देर के बाद लड़कों की मंडली दोबारा से जुड़ जाती थी और विचार बनाया जाता था इकट्ठा होते ही कि इस बार क्या किया जाए, खेती की जाए। फिर बस चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती थी। पहले खेतीबाड़ी करने के लिए लोहे की घिरनी गाड़ी जाती थी और उसी से पानी निकाला जाता था। उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुकड़ बांधकर गरारी पर चढ़ा दिया जाता था, अर्थात जो मूंज की जेवड़ी होती है, रस्सी होती है, उसके एक कोने के अंदर बाल्टी आदि बांधकर और फिर उसमें से नीचे लटका दिया जाता था। और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे कि पानी को खींचने लगते थे। जो चबूतरा था हमारा, वहीं हमारा खेत बन जाता था। उसके अंदर कुछ कंकड़ लिए, उस कंकड़ लेकर हमने उसको बीज में डाल दिया, अर्थात बीज बना दिए। और ठेंगा, हल जुआठा लिया, अर्थात एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसे हल आदि बनाकर और खेती बाड़ी शुरू कर देते थे। बड़ी मेहनत से हम लोग खेत बाड़ी करते थे, जोतते थे। और फसल जब हमारी तैयार होती थी तो उसमें काफ़ी देर नहीं लगती थी, हम हाथों हाथ फसल भी काट लेते थे। काटते समय हमारे मुख से एक ही आवाज़ निकलती थी कि ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो वही हमारी। कि हमारी जो खेती बाड़ी है कहीं ऊंचे स्थान पर है, कहीं नीचे स्थान पर है, लेकिन इस ऊंचे और नीचे स्थान पर जो कुछ फसल पैदा हुई है वही हमारे लिए सौभाग्यशाली है, वह है हमारी मेहनत की फसल है। अब फसल को एक जगह रखकर उसे हम पैरों से रौंद डालते थे। पहले फसल को निकालने के लिए, अर्थात गेहूं जो ज्वार को निकालने के लिए पैरों से रौंदा जाता था और कसोरे का सूप बनाकर ओसाते, अर्थात उसके अंदर एक मिट्टी का जो कुल्हड़ होता है उसमें सूप बनाते थे और फिर मिट्टी के दिए जो होते थे, मिट्टी के दिए लेकर
और उसका तराजू बनाते और फिर उसके अंदर देखते कि हमारी कितनी फसल पैदा हुई है। फिर हम राशि तैयार करते थे। इसी बीच बाबूजी हमसे आकर पूछते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, अर्थात फसल कैसी रही, कितनी धान पैदा हुई है, कितना अनाज पैदा हुआ है। बस फिर क्या था कि हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर भाग खड़े होते थे। कैसी मौज की खेती थी कि बच्चों की जो हमजोली थी, मित्र मंडली थी, वे किस प्रकार से एक खेत खलियान के खेल को खेलकर और बड़ा आनंद महसूस करते थे। और जब पिताजी आते थे तो हम लज्जा कर या शर्मा कर वहाँ से भाग खड़े होते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर ही खेला करते थे कि पहले हमारे इस प्रकार के जो खेल होते थे, नाटक होते थे, इनमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता था। और जहाँ हम खेलते थे रास्ते के दौरान ही वहाँ कुछ यात्री भी कुछ देर के लिए पेड़ों के नीचे बैठकर विश्राम करके और हमारे खेलों को देखते रहते थे। बटोही करते तो मुसाफिर, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते था, अर्थात हमें मनोरंजन करते देखते थे, बड़े खुश होते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते थे तो कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। लेखक कहता है कि हमारे गांव के नज़दीक एक मेला लगता था, ददरी का मेला, और जब वहाँ लोग जाते थे तो उन लोगों को जाते देखकर हम एक ही बात निकालते थे कि चलो भाई ददरी, सातु पिसान की मोटरी, सातु पिसान व्यक्ति का नाम बताया गया कि उसकी मोटर में बैठकर और चलो हम ददरी के मेले में चलते हैं। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब बड़े ज़ोर ज़ोर से हम चिल्लाने लगते थे। यहाँ पर लेखक कहता है कि जब किसी की बारात जाते हुए देखते थे तो वहाँ हम एक ही बात मुख से निकालते थे कि रहरी में रहरी, रहरी में पुरान, डोला की कन्या हमारी महरी। कि जो इस समय डोली निकाली गई है वो उसके अंदर हमारी महरी बैठी हुई है। इसी पर एक बूढ़े व्यक्ति ने, अर्थात बूढ़ा व्यक्ति उस समय दूल्हे के रूप में था, वर के रूप में था, और उन लोगों ने हमारा पीछा किया तो हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेले से मारा था। मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं, ढेला, उससे हमें मार मार कर काफ़ी दूर तक भगा कर ले गया था, क्योंकि हमने उसको उस पर व्यंग कसा था। उस खसूट खबीस की सूरत हमें आज तक याद है कि जब वह दौड़ते दौड़ते हमारे पीछे कितनी दूर तक गया था। तो लेखक कहता है कि उस व्यक्ति की शक्ल हमें आज तक भी बहुत अच्छे तरीके से याद है। न जाने किस असुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुँह वाला आदमी हमने आज तक नहीं देखा था। यहाँ लेखक ने उस पर काफ़ी व्यंग किया है। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है कि जब आम तैयार होता है वो फसल के दौरान, तो गर्मी का मौसम होता है, आंधी तूफान आते रहते हैं। तो लेखक कहता है कि जब आम की फसल चल रही थी तो आंधी तूफान स्वाभाविक रूप से आ ही जाते हैं। और आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर, जब आंधी आई और आंधी वहाँ से काफ़ी दूर निकल गई थी, तो हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़े। सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। सभी बच्चे इकट्ठे होने के बाद और बाग की ओर दौड़े। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम हम चापते थे, अर्थात वहाँ से जो आम आंधी के सहारे गिर जाते थे ज़मीन पर, हमने वो सारे आम इकट्ठे कर लिए थे और उन आमों का हम वहाँ बैठकर स्वाद लेते थे, अर्थात बच्चे आपस में मिलकर उनको खाते थे। एक दिन की बात है कि आंधी आई और पट पड़ गई। कि जिस समय आंधी आई और आंधी आने के बाद जब मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया था और आकाश के अंदर काले बादल छाए हुए थे, मेघ जो थे बादल गरज रहे थे, बिजली चमकने लग रही थी, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ झूमने लग गए थे और ज़मीन झूमने लगे थे। तो हम लोग चिल्ला रहे थे कि 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। कि 1 पैसे की हम बाजार से छतरी लेकर आए हैं, लेकिन बरखा जो है, बारिश है, वह इस समय उतरने का नाम नहीं ले रही। लेकिन बरखा न रुकी कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मूसलाधार पानी लगातार बहता जा रहा था, बारिश पर बारिश बहती जा रही थी, लगातार तेज़ वर्षा हो रही थी। हम लोग पेड़ों की जड़ से सट गए थे, अर्थात इतनी तेज़ बारिश चल रही थी कि वहाँ हम भीग चुके थे। अपना बचाव करने के लिए हम पेड़ों की टहनी के साथ साथ जो तना होता है उसके साथ साथ चिपट गए थे। अपना बचाव करने के लिए जैसे कुत्ते के कान में अंगूठी चिपक जाती है, यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया है कि जिस समय बारिश चल रही थी तो हम अपना बचाव करने के लिए जब तने से
चिपटे हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक गई हो। और बरखा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब बारिश बंद हुई तो बाग में बहुत बिच्छू आदि नजर आए, क्योंकि जगह जगह पानी भर गया था। और पानी भरने के कारण अब हमारे सामने सांप बिच्छू आदि नज़र आ रहे थे। हम लोग डर कर वहाँ से भाग खड़े हुए, काफ़ी दूर पहुँच गए। हम लोगों के अंदर बैजू जो था बड़ा ढीठ था। संयोग की बात हुई कि बीच में मोहसन तिवारी जी मिल गए कि जैसे हम वहाँ से आगे चल रहे थे तो गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहसन तिवारी, वह हमें रास्ते में मिल गया। अब उस बूढ़े आदमी को सूझता कम था तो हमने उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया। तो बैजू जो हमारे अंदर एक शरारती बच्चा था वह उसको चिढ़ाकर बोला, बूढ़ा बेईमान मांगे करेले का चोखा, कि यह बूढ़ा बेईमान इस समय करेले का चोखा मांग रहा है, अर्थात रस मांग रहा है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर और उसी प्रकार का गीत गाना शुरू कर दिया था। हम मोहसन तिवारी जी जो थे वो काफ़ी हम पर गुस्सा हो गए थे, हमारे पीछे दौड़े और हमें काफ़ी दूर तक खदेड़ भी दिया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो गए थे, अर्थात अपने घर की ओर भाग चले थे, अपने घर भी पहुंच गए थे। लेकिन वहाँ मोहसन जो तिवारी थे उन लोगों की दिमाग में कोई नई शरारत सूझ रही थी। जब हम लोग वहाँ नहीं मिले तो वह सीधे स्कूल के अंदर अध्यापक के पास पहुँच गए थे, पाठशाला में। और वहाँ से बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 बच्चे भेज दिए, जो वारंटी गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे कि वहाँ से स्कूल से 4 बच्चे चले, जो कि मोहसन तिवारी जी ने भिजवाए थे अध्यापक के द्वारा और बैजू को पकड़ने के लिए लिए गए थे। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे तो गुरुजी के 4 जो सिपाही थे वो हम पर टूट पड़े। बैजू तो वहाँ से 9-11 हो गया, अर्थात वहाँ से भाग गए, लेकिन हम पकड़े गए। और फिर क्या हुआ, गुरुजी ने हमारी खूब मरम्मत ली कि जब हमें स्कूल में ले जाया गया तो गुरुजी ने हमारी पिटाई की। जब बाबूजी ने इस प्रकार का समाचार सुना तो उनका बुरा हाल हो गया था। वे भी दौड़े दौड़े पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे, फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के उस समय नहीं थे। रोते रोते उनका जो कंधा था हमने आंसुओं से तर कर दिया था, अर्थात हम पिताजी के कंधे से लगकर काफ़ी देर तक रोते रहे थे। तब पिताजी ने गुरुजी की चिरौरी करके, अर्थात खुशामद करके हमें घर ले जाने के लिए परमिशन ले ली थी, आज्ञा ले ली थी। और रास्ते में फिर जो हमारे मित्रों का झुंड मिला, उन मित्रों के झुंड को देखकर और हम रोना बिलखना भूल गए थे और उसी प्रकार से खेल में व्यस्त हो गए थे। अब इसके बाद लेखक ने बताया कि जब हम एक सुर में दौड़े हुए घर के अंदर घुसे तो उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। वहाँ पिताजी बैठे हुए थे, उन्होंने हमें बहुत पुचकारा। अनसुनी करके हम दौड़ते माताजी के पास पहुँच गए और उसी की गोद में जाकर हमने शरण ली। मैया उस समय चावल साफ़ कर रही थी, अमिया बीन रही थी, अमिया मतलब चावल साफ़ कर रही थी। हम उसी के आंचल में जाकर छिप गए। हमें डर से देखते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी और सारा काम छोड़कर वह अधीर हो गई थी, व्याकुल हो गई थी, परेशान हो गई थी और हमारे से रोने का कारण पूछने लगी। कभी हमें अपने अंग में दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर फिर हमें चूमने लगती और वह बड़ी संकट में गिर गई थी। लगातार झटपट हल्दी पीसकर उसने हमारे घाव पर लगाया मलहम की और घर में कोहराम सा मच गया था। हम केवल धीमे से स्वर में कह रहे थे कि सांप, कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जा रहे थे। सारा शरीर हमारा थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे लेकिन खुलने का नाम नहीं ले रही थी। हम काँपते हुए होठों से माता जी को बार बार निहार रहे थे, रो रहे थे और बड़े प्यार से, लाड प्यार से माता हमें अपने गले से लगा रही थी। इसी समय बाबूजी भी वहाँ दौड़े चले आए और आकर मैया की गोद से हमें अपनी गोद में लेने लगे। लेकिन हमने अपनी माता का जो आंचल था उसकी छाँव नहीं छोड़ी, अर्थात माता के जो आंचल की छाँव है वह बड़ी पवित्र छाँव होती है। लेखक कहता है कि अंतिम समय में हमने अपनी माँ की ही गोद में शरण ली थी, क्योंकि माँ का जो आंचल है वह प्रेम और मस्ती का भरा हुआ आंचल होता है। लेखक ने पूरे टॉपिक के अंदर अपने पिताजी के साथ में
वर्णन किया है, लेकिन अंतिम भाग में अपनी माता के साथ में वर्णन किया है। और इसी कहानी का जो शीर्षक रखा गया है माता का आंचल, यही इसका मुख्य भाव रखा गया है। लेकिन इसके कुछ अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं, जैसे मेरा बचपन है, मेरा शैशवकाल है, या लेखक का मित्रवर्ग है। इस प्रकार से इसके कुछ अन्य शीर्षक भी बन सकते हैं। अब इसके अंदर जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है, इसमें बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ में के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चों का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, कि पिता के साथ में लेखक ने ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत किया था, फिर भी वह मुसीबत के समय में, अंतिम समय में माँ की ही शरण में लेता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि माता का जो आंचल है वह बड़ा प्रेम का आंचल होता है, और उसी के आधार पर हम अपना अंतिम समय बिता सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया था? क्योंकि जिस समय भोलानाथ अपनी माता के आंचल में था और माँ उसके शरीर में मालिश कर रही थी, जब उसके साथी आए तो साथियों को देखकर वह रोना तो भूल गया था और उनके साथ खेल में व्यस्त हो गया था। प्रश्न नंबर 3 में बताया कि आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते जाते थे किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते रहते थे। इस प्रकार के जो खेल हैं उसके अंदर क्या तुकबंदी हो सकती है? लेखक कहता है कि उस समय के जो खेल थे और आज के खेल थे, इसमें दिन रात का परिवर्तन आ गया है। पहले के जो खेल थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे, लेकिन आजकल के जो खेल है इन सब के अंदर महंगाई की बहुत ज़्यादा मार होती है। इस प्रकार से इन अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपको रिटर्न वर्क के लिए भेजे जाएंगे। आशा है कि आपको पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस सारे पाठ को आप एक बार फिर से दोहराएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।